मित्रों, बाघ और तेंदुए का भोजन मुख्य रूप से जंगली जानवर ही होते हैं। और ये आदमखोर अर्थात मैन ईटर क्यों और कैसे बन जाते हैं, आइए जानते हैं। भारत के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं, जो हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं, एक आदमखोर बाघ वह बाघ होता है जो अपनी विपरीत परिस्थितियों के दबाव में आकर ऐसा खाना खाने पर मजबूर हो जाता है जो उसके लिए नया होता है। 10 में से 9 मामलों में परिस्थितियों की मजबूरी उसकी चोटें होती है और 10वें मामले में कारण है बुढ़ापा, जिस चोट की वजह से कोई खास बाघ या तेंदुआ आदमखोर बन जाता है। चोट का कारण शिकारियों द्वारा लापरवाही से चलाई गई गोली हो सकती है, जिसके कारण वह अपने जंगली शिकारों का पीछा करने और उसका शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। फिर मरता क्या न करता। आखिर पापी पेट का जो सवाल है, वह भूख से मरने के बजाय इंसानों का शिकार करने में अपना भलाई समझता है और वह समझ जाता है कि जिंदगी का मजा तो खटे में है। दूसरा कारण है, बाघ शाही को मारते समय उसके कांटों से घायल हो जाता है। ये कांटे बाघ या तेंदुए के पंजों या मुंह पर पकड़ने के प्रयास में आसानी से धंस जाते हैं और फिर इन्हें बहुत दर्द देते हैं। इंसान बाघों का कुदरती शिकार नहीं होते और बाघ तभी इंसानी मांस खाने पर मजबूर होते हैं जब वे चोट या बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो जाते हैं, ताकि वे जिंदा रह सकें। एक बाघ जब अपना शिकार करता है तो वह या तो अपने शिकार का पीछा करता है या फिर घात लगाता है। वह अपने हमले की सफलता के लिए अपनी गति और कुछ हद तक अपने दांतों और पंजों की हालत पर निर्भर रहता है। इसलिए जब कोई बाघ एक या एक से ज्यादा दर्दनाक जख्मों से परेशान हो जाता है या जब उसके दांत टूटे हुए या खराब हो जाते हैं और उसके पंजे घिस चुके होते हैं, तब वह उन जानवरों को पकड़ नहीं पाता जिन्हें वह खाने का आदी होता है। तब वह भूख के मारे इंसानों को अपना शिकार बनाने लगता है। जिम कॉर्बेट का मानना है कि जानवर से इंसान का मांस खाने की आदत ज्यादातर मामलों में अचानक होती है। अचानक से का मतलब समझाने के लिए मैं मुक्तेश्वर की आदमखोर बाघिन का मामला बताता हूं। यह बाघिन, जो काफी जवान थी, एक शाही से लड़ाई में अपनी एक आंख खो बैठी और उसके दाहिने पंजे और पंजे के नीचे 1 से 9 इंच लंबे लगभग 50 कांटे धंस गए। इनमें से कोई कांटे हड्डी से टकराने के बाद यू के आकार में मुड़ गए थे, जिसका नुकीला सिरा और टूटा हुआ सिरा एक दूसरे के काफी करीब थे। जहां उसने अपने दांतों से कांटों को निकालने की कोशिश की थी, वहां मवाद वाले जख्म बन गए थे और जब वह एक झाड़ी में भूखी पड़ी अपने जख्मों को चाट रही थी, तभी एक औरत अपने मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए उसी झाड़ी के पास आई। पहले तो बाघिन ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब औरत ने घास काटते काटते वहां तक पहुंच गई जहां वह लेटी थी, तो बाघिन ने एक बार हमला किया, जिससे औरत की खोपड़ी कुचल गई और उसकी मौत तुरंत हो गई। क्योंकि जब अगले दिन उसे देखा गया तो वह एक हाथ में अपनी दरांती पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में घास का एक गुच्छा था, जिसे वह हमला होने से ठीक पहले काटने वाली थी। मादा बाघ ने बता दिया था
कि शिकार तो सब करते हैं, पर टाइगर से बेहतर शिकार कोई और नहीं कर सकता। औरत को वहीं पड़ा छोड़कर बाघिन 1 मील से ज्यादा दूर तक लंगड़ाते हुए चली गई और एक गिरे हुए पेड़ के नीचे एक छोटे से गड्ढे में छिप गई। 2 दिन बाद एक आदमी उस गिरे हुए पेड़ से जलाने के लिए लकड़ी काटने आया और बाघिन जो दूसरी तरफ लेटी थी उसने उसे मार डाला। वह आदमी पेड़ पर गिर गया और क्योंकि उसने अपना कोट और शर्ट उतार दी थी और बाघिन ने उसे मारते समय उसकी पीठ पर पंजे मारे थे, ऐसा हो सकता है कि भूखी बाघिन को पहली बार यह ख्याल आया हो कि यह कुछ ऐसा है जिससे वो अपनी भूख मिटा सकती है। कन्फर्म करने के लिए उसने उसकी पीठ का एक छोटा सा हिस्सा खाया था। जब उसे मानव मांस का स्वाद मिल गया तब उसके समझ में आया कि यह तो बहुत आसान शिकार है जिसके मांस काफी मुलायम है, इसे वह घिसे हुए दांतों से भी खा सकती है। बाघ या तेंदुआ जब किसी जानवर का शिकार करते हैं तो वे जानवर का खाल हटाकर खाते हैं ताकि उसके पेट में बाल न जाए, और मानव मांस में तो इसकी भी जरूरत नहीं होती और तब वह आदमखोर बन जाते हैं। आदमी के शिकार के 1 दिन बाद बाघिन ने जानबूझकर बिना किसी उकसावे के अपने तीसरे शिकार को मारकर आखिरकार उसने बता दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। इसके बाद वह एक पक्की आदमखोर बन गई और आखिरकार मारे जाने से पहले उसने 24 लोगों को मार डाला था। शिकार पर निकला बाघ या घायल बाघ या छोटे बच्चों वाली बाघिन कभी कभी उन इंसानों को मार देते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं या फिर उनके रास्ते में आते हैं। इन बाघों या तेंदुए को आदमखोर नहीं कहा जा सकता, हाँ उसे अग्रेसिव बोला जा सकता है। यह एक आम गलतफहमी है कि सभी आदमखोर बूढ़े और खुजली वाले होते हैं और खुजली का कारण इंसान के मांस में ज्यादा नमक बताया जाता है। मैं इंसान या जानवर के मांस में नमक की मात्रा में कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह कह सकता हूं और कहता भी हूं कि इंसान के मांस को खाना आदमखोरों के फर पर बुरा असर डालने के बजाय बिल्कुल उल्टा असर डालता है, क्योंकि मैंने जितने भी आदमखोर देखे हैं उनके फर बहुत अच्छे थे। आदमखोरों के बारे में एक और आम धारणा यह है कि इन जानवरों के बच्चे अपने आप आदमखोर बन जाते हैं। यह काफी हद तक सही लगता है, लेकिन यह असलियत से मेल नहीं खाता और इसका कारण यह है कि इंसान बाघ हो या तेंदुओं का प्राकृतिक शिकार नहीं है। एक बच्चा वही खाएगा जो उसकी मां उसे खाने को देगी, और मैंने तो बाघ के बच्चों को अपनी मां के इंसानों को मारने में मदद करते हुए भी देखा है। लेकिन मुझे एक भी ऐसा मामला नहीं पता जहां किसी बच्चे ने अपने माता पिता की सुरक्षा छोड़ने के बाद या माता पिता के मारे जाने के बाद इंसानों को मारना शुरू किया हो। मांसाहारी जानवरों द्वारा मारे गए इंसानों के मामले में अक्सर यह शक जाहिर किया जाता है कि हत्या करने वाला जानवर बाघ या तेंदुआ होगा। एक आम धारणा है कि बाघ दिन में शिकार करता है और तेंदुआ यानी लेपर्ड रात में, पर मैंने ऐसा अपवाद कभी नहीं देखा है। दोनों जानवर जंगल में रहने वाले अर्धरात्रिचर हैं
उनकी आदतें काफी हद तक एक जैसी हैं। वे मारने के लिए एक जैसे तरीके अपनाते हैं। अगर ये आदमखोर हो जाएं, तो बाघ या तेंदुआ दोनों अपने इंसानी शिकार को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम हैं। इसलिए यह उम्मीद करना स्वाभाविक है कि वे एक ही समय पर शिकार करते हैं। पर इन दोनों जानवरों की हिम्मत में फर्क होता है। जब कोई बाघ आदमखोर बन जाता है, तो वह इंसानों का सारा डर खो देता है। और क्योंकि इंसान रात की तुलना में दिन में ज्यादा आजादी से घूमते हैं, इसलिए वह दिन के समय अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाता है और उसे रात में लोगों के घरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर एक तेंदुआ कोई इंसानों को मारने के बाद भी इंसान का डर कभी नहीं खोता है, क्योंकि वह दिन की रोशनी में इंसानों का सामना करने को तैयार नहीं होता। इसलिए वह अपने शिकार को तब पकड़ता है जब वे रात में अकेला घूम रहे होते हैं, या फिर रात में उनके घरों में घुसकर जब वो सो रहे होते हैं। इन दोनों जानवरों की इन खासियतों के कारण, यानी एक इंसान का डर खो देता है और दिन की रोशनी में मारता है, जबकि दूसरा अपना डर बनाए रखता है और अंधेरे में मारता है। आदमखोर बाघों को आदमखोर तेंदुओं की तुलना में गोली मारना आसान होता है। एक आदमखोर बाघ कितनी बार शिकार करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जिस इलाके में घूम रहा है वहां प्राकृतिक भोजन कितना उपलब्ध है, या उसके विकलांगता की प्रकृति क्या है जिसके कारण वह आदमखोर बना है, या फिर वह नर है या शावकों वाली मादा। जिन लोगों को किसी खास विषय पर अपनी राय बनाने का मौका नहीं मिलता, वे दूसरों की राय मान लेते हैं। बाघों के मामले में यह बात सबसे ज्यादा साफ दिखती है। यहां मैं सिर्फ आदमखोर बाघों की बात नहीं कर रहा, बल्कि सभी बाघों की बात कर रहा हूं। जिस लेखक ने सबसे पहले बाघ जितना क्रूर और बाघ जितना खून का प्यासा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जब वो अपने किरदार के बुरे चरित्र पर जोर देने की कोशिश कर रहा था, तो उसने न सिर्फ उस जानवर के बारे में अपनी दुखद अज्ञानता दिखाई जिसे उसने बदनाम किया, बल्कि ऐसे मुहावरे भी बनाए जो दुनिया भर में चलन में आ गए हैं और जो मुख्य रूप से बाघों के बारे में गलत राय देने के लिए जिम्मेदार है। जब मैं किताबों में बाघ जितना क्रूर और बाघ जितना खून का प्यासा जैसे शब्द देखता हूं, तो मुझे एक छोटे लड़के की याद आती है जिसके पास एक पुरानी मॉडल लोडिंग बंदूक थी, जिसका दाहिना बैरल 6 इंच तक फटा हुआ था और जिसका स्टॉक और बैरल पीतल के तार से बंधे हुए थे ताकि वे अलग न हो जाए। वह तराई और भाबर के जंगलों में घूमता रहता था। उन दिनों जब आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बाघ थे। रात होने पर जहां भी होता आग जलाकर वहीं सो जाता था। आग के कारण उसके पास जानवर नहीं आते थे और उसे आग से गर्मी भी मिलती थी। बाघों की आवाज सुनकर बीच बीच में जाग जाता और फिर आग में एक और लकड़ी डालकर करवट बदलता और बिना किसी परेशानी के अपनी अधूरी नींद पूरी करता। अपने छोटे से अनुभव और दूसरों से जानकारी लेकर जिन्होंने उसी की तरह जंगल में
दिन बिताए थे, यह जानता था कि जब तक बाघ को परेशान न किया जाए वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या दिन के उजाले में किसी भी बाघ को देखकर उससे बचता था, और जब ऐसा मुमकिन नहीं होता था तब तक बिल्कुल शांत खड़ा रहता जब तक वह गुजर न जाए। उसके बाद ही वो आगे बढ़ता था। और मुझे एक बार की बात याद आती है जब वह खुले में चर रहे आधे दर्जन जंगली मुर्गों का पीछा कर रहा था और एक बेर की झाड़ी के पास रेंग कर पहुंचा और झाड़ी के ऊपर से देखने के लिए खड़ा हुआ। झाड़ी हिली और दूसरी तरफ से एक बाघ बाहर निकला और झाड़ी से बाहर निकलकर मुड़ा और लड़के को ऐसे भाव से देखा जैसे कोई शब्द साफ साफ कह रहे हो, हेलो बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और कोई जवाब न मिलने पर वह मुड़ा और बिना एक बार भी पीछे देखे बहुत धीरे धीरे चला गया। और फिर मुझे उन हजारों आदमियों, औरतों और बच्चों की याद आती है जो जंगलों में काम करते हुए या घास काटते हुए, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हुए दिन ब दिन उन जगहों के पास से गुजरते हैं जहां बाघ छिपे रहते हैं। जब लोग सुरक्षित अपने घरों को लौटते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता कि वे इस तथाकथित क्रूर और खून के प्यासे जानवर की नजर में थे। जिस दिन बाघ बेर की झाड़ी से बाहर निकला था उस दिन से आधी सदी बीत चुकी है, जिसमें से पिछले 32 साल आदमखोरों का कमोबेश नियमित रूप से पीछा करने में बीते हैं। हालांकि ऐसे दृश्य देखे गए हैं जो पत्थर को भी पिघला देते हैं। मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा जहां कोई बाघ जानबूझकर क्रूर रहा हो या इतना खून का प्यासा रहा हो कि उसने बिना किसी उकसावे के अपनी या अपने शावकों की भूख मिटाने के लिए जरूरत से ज्यादा शिकार किया हो। प्रकृति की व्यवस्था में बाघ का काम प्रकृति में संतुलन बनाए रखना है, और अगर दुर्लभ मौकों पर जब वह बहुत ज्यादा जरूरत से मजबूर होकर किसी इंसान को मारता है, वह उन मवेशियों को 2% मारता है जिन्हें मारने का उस पर आरोप है, तो यह सही नहीं है कि इन कामों के लिए पूरी प्रजाति को क्रूर और खून का प्यासा करार दिया जाए। शिकारी बेशक रूढ़िवादी होते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपनी राय बनाने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि छोटी मोटी या कुछ मामलों में बड़ी बातों पर भी राय अलग अलग हो, और इसी वजह से मैं यह उम्मीद नहीं करता कि मैंने जो भी राय जाहिर किए हैं उनसे सभी सहमत होंगे। हालांकि एक बात है जिस पर मुझे यकीन है कि सभी शिकारी, चाहे उनका नजरिया पेड़ पर मचान से हो, हाथी की पीठ से हो या अपने पैरों से हो, मुझसे सहमत होंगे, और वह यह है कि बाघ एक बड़े दिल वाला सज्जन है जिसमें असीम साहस है। उसे खत्म कर दिया जाएगा जब तक कि जनता की राय उसके समर्थन में नहीं आती। भारत अपने सबसे बेहतरीन जीवों में से एक जीव को खोकर गरीब हो जाएगा। मित्रों, यहाँ जिम कॉर्बेट ने टाइगर को जेंटिलमैन बताया है। बाघों के विपरीत तेंदुए कुछ हद तक मुर्दाखोर होते हैं, और जब
उनके शिकार वाले जानवरों का लोगों द्वारा बिना रोक टोक के शिकार किया जाता है, जिससे उन्हें उनका प्राकृतिक भोजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे इंसानी मांस का स्वाद लेकर आदमखोर बन जाते हैं। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि हमारे पहाड़ों में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं और इसलिए वे अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार हमेशा किसी नाले या नदी के किनारे किया जाता है ताकि राख गंगा या किसी अन्य नदी में बह जाए, क्योंकि ज्यादातर गांव पहाड़ों की ऊंचाई पर बसे हैं, इसलिए नाले या नदियां घाटियों में मीलों दूर नीचे होती हैं। इसलिए अंतिम संस्कार करने में एक छोटे से समुदाय की मैन पावर पर काफी बोझ पड़ता है। जब शव ले जाने वालों के अलावा अंतिम संस्कार के लिए जरूरी ईंधन इकट्ठा करने और ले जाने के लिए भी मजदूरों की जरूरत होती है। सामान्य समय में ये रस्में बहुत अच्छे से निभाई जाती हैं, लेकिन जब कोई बीमारी महामारी के रूप में पहाड़ों में फैलती है तो लोग इतनी तेजी से मरते हैं कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। तब गांव में एक बहुत ही सरल रस्म निभाई जाती है, जिसमें मृतक के मुंह में जलता हुआ कोयला यानी आग रखा जाता है और फिर शव को पहाड़ी के किनारे ले जाकर नीचे घाटी में फेंक दिया जाता है। एक तेंदुआ जिस इलाके में उसका प्राकृतिक भोजन कम होता है, इन शवों को पाकर बहुत जल्द इंसानी मांस का स्वाद सीख जाता है और जब बीमारी खत्म हो जाती है और सामान्य हालत हो जाते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से जब उसका भोजन मिलना बंद हो जाता है तो इंसानों को मारना शुरू कर देता है। कुमाऊं के 2 आदमखोर तेंदुओं में से जिन्होंने मिलकर 525 इंसानों को मारा था, एक बहुत गंभीर हैजे की महामारी के बाद आदमखोर बना था, जबकि दूसरा उस रहस्यमयी बीमारी के बाद आदमखोर बना था जो 1918 में पूरे भारत में फैली थी और जिसे वार फीवर कहा जाता था। मित्रों, जिम कॉर्बेट के अनुभवों को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और जंगली कहानी की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए राम राम।